प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक हृदय स्पर्शी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसे श्री पूजन सहाय जी ने लिखा है। माता के साथ बालक के स्नेह का अनुभव किसे नहीं होगा। शायर मुनव्वर राना ने भी लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। किसी भी बच्चे को सबसे अधिक सुख माँ के आंचल में ही मिलता है। इसी केंद्र बिंदु पर आधारित है यह कहानी माता का आंचल। आज हम लेखक का जीवन परिचय, कहानी का सारांश एवं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो, झारखंड। आइए लेखक के बारे में जानते हैं। श्री पूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। अब इस कहानी को संक्षेप में जानते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसका नाम है तारकेश्वर। उसके पिताजी बड़े प्यार से उसे भोलानाथ कहते थे। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगा देते। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर भी वे बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाते थे। खाना खिलाते वक्त माँ आ जाती और बड़े बड़े कौर से थोड़ा और खिलाती। फिर बालक दौड़कर बाहर जाना चाहता और माँ उसे झपट कर पकड़ लेती। उसके बालों में तेल लगाकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लड्डू लटका देती और इतने में भोलानाथ जोर जोर से रोने लगते। फिर वो रोते रोते बाबूजी के साथ बाहर आते और दोस्तों के साथ मिलते ही रोना भूल जाते। चबूतरे पर बैठकर नाटक और तमाशे करते, मिठाई की दुकान लगाते, मिट्टी और पत्तों से अनेक खेल खेलते। फिर खेल में चुपके से पिताजी भी आ जाते और बच्चे हंसते हंसते वहाँ से भाग जाते। ये बच्चे रास्ते में चलने वालों से ठिठोली भी करते। कभी किसी नई ब्याही दुल्हन की डोली के आगे चलते दूल्हे को छेड़ते, तो कभी मेले में जाने वाले लोगों से हंसी करते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने भोलानाथ की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए, लेकिन रास्ते में ही फिर से भोलानाथ को अपने मित्रों का झुंड मिल गया। और क्या था, वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर भोलानाथ खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो पकड़ में ना आई तो टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक सांप निकल आया।
सब बच्चे रोते चिल्लाते बदहवास वहां से भागे। भोलानाथ सीधे दौड़कर अपनी मैया की गोद में जा छुपा। बच्चे की हालत देखकर माँ रोने लगी, उसके अंग दबाने लगी, चूमने लगी, हल्दी पीसकर उसके घाव पर लगाया। पूरे घर में कोहराम मच गया। भोलानाथ का सारा शरीर कांप रहा था, आंखें चाह कर भी नहीं खुल रही थी। बाबूजी ने दौड़कर उसे अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। अब आप कहानी के मूल भाव से परिचित हो चुके हैं, तो आइए पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पहला बिंदु है वात्सल्य। जैसा कि आप जानते होंगे, वात्सल्य साहित्य में एक रस है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। इस कहानी में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पिता के साथ भोलानाथ का पूजा पर बैठना, पिता के साथ खेलना, माता पिता को उसे लाड़ प्यार से भोजन कराना, उसे तैयार करना और उसके डर जाने पर माता पिता द्वारा प्यार से उसे संभालना, इत्यादि अनेक प्रसंग हैं जिसमें आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आंचलिक शब्द। आंचलिक शब्द हमारी ठेठ भाषा में व्यवहार किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं। इनका प्रयोग फणीश्वरनाथ रेणु ने भी खूब किया है। शिवपूजन सहाय जी की रचनाओं में कथा के अनुसार आंचलिक शब्दों का प्रयोग रहता है। इस कहानी में भी ऐसे कई शब्द आए हैं, जैसे लीलार यानी ललाट, गोरस यानी दूध, महतारी यानी माता, बोथना यानी सराबोर कर देना, ज्योनार यानी भोजन, आचमनी यानी पीने के काम आने वाला चम्मच जैसा बर्तन, कुल्हिए यानी मिट्टी का लोटा, ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, अमनिया यानी साफ। इस तरह के शब्द जब कहानी में आते हैं तो संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ भी अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद इसकी एक प्रमुख विशेषता है इस कहानी की, जिसे हम तीसरे बिंदु के रूप में ले रहे हैं, वह है कहावत। कहानी के बीच बीच में कहावत स्वतः उभर कर आते हैं और परिवेश को जीवंत कर देते हैं। भोलानाथ को खाना खिलाते हुए उसकी माँ कहती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसी तरह खेल खेल में खेती करते हुए बच्चे गाते हैं, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। कभी कभी किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए वे कहते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस तरह की कहावत गांव में बच्चे अपने खेल में अक्सर शामिल करते हैं। वहां बच्चे को तुकबंदी करने का भी अवसर मिल जाता है। अब पाठ के चौथे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। यह है खेल खेल में झलकता परिवेश। बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। वे अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं उसका असर उनके खेल पर रहता है। आजकल कुछ बच्चे मोबाइल गेम में व्यस्त रहते हैं या फिर बाजारू खिलौनों से खेलते हैं। आजकल बच्चों को आज़ादी से गली मोहल्ले में नंग धरंग घूमते रहने की परिस्थिति भी नहीं है। आज के माहौल में बरसात में बच्चे यदि बाहर रह जाएं तो माता पिता की जान निकल जाती है। अब हुल्लड़बाजी तुकबंदियों का खेल भी नहीं होता। भोलानाथ के खेल देखिए, उनके खेल में किस प्रकार उस समय का परिवेश झलकता है। कभी कभी ये बच्चे चबूतरे के एक कोने को अपने नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। इनके अधिकतर खेल नाटकों जैसे ही हुआ करते थे। उस दुकान में कागज़ का चंदोवा ताना जाता, ढेले पत्ते गीली मिट्टी और ठीकरों से मिठाइयाँ बनती। इन मिठाइयों के वे ही खरीदार और वे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाते थे। गांव में एक न एक मिठाई की दुकान ज़रूर होती है और मिठाई से बच्चे बड़े आकर्षित होते हैं, तो यह चीज़ उनके खेल में भी दिखाई पड़ता है। अगला खेल देखिए, घरौंदे का खेल है। इसमें तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती। पानी, धूल और बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता। फिर पंगत बैठती। पंगत में पिताजी भी जीमने आ बैठते। उन्हें देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते।
वे लोट-पोट होकर पूछा करते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब इस खेल में भी आप देखिए कि बच्चे अपने रसोई में जिन चीज़ों को देखते हैं, चूँकि छोटे बच्चे हैं और माँ के ज़्यादा करीब रहते हैं, तो वो अपनी रसोई में जिन चीज़ों को देखते हैं उन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने खेल में भी दर्शाया है। बढ़ते हैं अगले खेल की ओर। कभी कभी बारात निकाली जाती, उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की शहनाई बजती, चूहेदानी की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहाँ गोबर से लिपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता। वहीं खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुँचते, सब बच्चे हंसकर भाग जाते। अब गांव घर के लिए यह भी एक आम सा दृश्य है, जहाँ पर शादी होती है, शादियाँ होती हैं और उस शादी में सभी जुड़े हुए रहते हैं और उसी की नकल बच्चे अपने खेल में भी कर रहे थे। अगला खेल देखते हैं। खेती का खेल है। कभी कभी खेती का नाटक किया जाता था। घिरनी और मूंज की पतली रस्सी पर गड़ारी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते, कंकड़ के बीज बनते। फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती। उस समय गाया जाता, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, उसे ओसाया जाता। क्या आप जानते हैं ओसाना किसको कहते हैं? अन्न को रखकर और फिर उस पर बांस के किसी बर्तन से हवा की जाती है, अक्सर सूप से हवा की जाती है, और उसके बाद उस अन्न में लगा हुआ जो गर्दा होता है वो उड़ जाता है और साफ अन्न हमें मिल जाता है। रौंदने के बाद ओसाई का काम किया जाता है। मिट्टी के दिए की तराजू बनाकर फसल तोली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? यह सुनकर बच्चे हंसने लगते। कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश में खेती का महत्व रहता है और उस खेती को बच्चों ने अपने खेल में भी उतारा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों के खेल पर उनके परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है बाल मनोविज्ञान। यह कहानी बाल मनोविज्ञान की कई परतों को उधेड़ता है। जैसे बच्चे स्वभाव से ही अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते हैं। वे दुखी होते हैं तो उसे रोज चिल्लाकर प्रकट करते हैं और प्रसन्न होते हैं तो हंसी खुशी के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। सिसकते सिसकते अचानक से हंस पड़ना और हंसते हंसते अचानक से सिसकना यह बच्चों के लिए स्वाभाविक होता है। वह अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखते। जैसे ही उनके सामने कोई रुचिकर प्रसंग आता है वह बिल्कुल खिल जाते हैं और जैसे ही कोई ऐसा प्रसंग आता है जिससे उन्हें दुख पहुँचे तो वो रोने लगते हैं। इसी तरह बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं। बच्चे सचमुच भोलानाथ होते हैं। वे मन से निर्दोष होते हैं। उन्हें किसी का अनावश्यक भय नहीं सताता। इस कारण वे बूढ़े को बूढ़ा और खूसट को खूसट कह देते हैं। उन्हें ऐसी बातों के दुष्परिणाम का बोध बहुत बाद में होता है। यही कारण है कि एक बूढ़ा वर उन बच्चों के पीछे पड़ गया। मूसन तिवारी तो स्कूल में ही पहुंच गया। इसी तरह आप देखेंगे कि बच्चे, इस कहानी में प्रसंग आया है कि चूहे के बिल में पानी डालते हैं या फिर चिड़ियों को पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे चिड़ियों, चूहों आदि निरीह प्राणियों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे क्रूरता नहीं करते, वे उनके साथ खेल करना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि उनकी शरारतों से चिड़ियों या चूहों को दुख पहुँचेगा। वे वास्तव में कौतूहल का मज़ा लेना चाहते हैं। देखें कि क्या होता है। यदि उनकी शरारतें हिंसा भाव से होती तो गलत होती, परंतु वे शुद्ध खेल होती हैं। इसीलिए उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन उन्हें क्रूर नहीं कहा जा सकता। और इन सब के बाद एक विशिष्ट बात कि बच्चे के लिए कोई कितना भी कर ले, उसके पिता भी, भोलानाथ के पिता भी उसके बहुत करीब थे। उसकी दिनचर्या में काफ़ी समय उसके पिताजी उसके साथ ही होते थे, लेकिन फिर भी जब वह किसी संकट में होता है, किसी दुख में होता है, तब वह केवल और केवल अपनी माँ का हाथ ही चाहता है। वह चाहता है कि वह अपने माँ के आंचल में ही छुप जाए। आशा है अब आप इस कहानी को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे और इसे पढ़ने या सुनने में अब आपको और भी आनंद आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है,
वह NCERT द्वारा इस कहानी का पाठ है। आप उस कहानी को वहाँ ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं या नहीं तो आप अपने पुस्तक से पढ़ भी सकते हैं। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ आपके समक्ष मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।